गुड मॉर्निंग बच्चों, फिर से स्वागत है आपका एक बार ऑनलाइन क्लासेज में। हम जो बात कर रहे थे आपके चैप्टर नंबर 4 की जंतु वर्गीकरण, किसकी बात कर रहे थे? एनिमल किंगडम की हम लोग जो है बात कर रहे थे। एनिमल किंगडम के अंदर हम बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन जो है वो कंप्लीट कर लिया था कल। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन हमने कंप्लीट कर लिया, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन कंप्लीट कर लिया है। आपके चैप्टर नंबर 3 टेस्ट में आने वाला है, जो 11 तारीख को टेस्ट होगा उसमें आपके आने वाला है 3 नंबर। इससे पहले वाला प्लांट किंगडम जो है वो आएगा। देखिए प्यारे बच्चों, हमने बात की थी बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की। उसके बाद में हमने फाइलम जो वर्गीकरण पढ़ा था मौलिक लक्षणों के आधार पर फाइलम, उसमें हम 1 नंबर आज जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे पोरीफेरा की। किसकी बात करेंगे? पोरीफेरा की बात करेंगे, जिसमें कोशिकीय संगठन पाया जाता है। किसकी बात करेंगे? पोरीफेरा की बात करेंगे, जिसमें कोशिकीय संगठन पाया जाता है। देखिए कोशिकीय संगठन इसमें पाया जाता है, लेकिन सबसे पहले हम जो बात करने वाले हैं वो ये करने वाले हैं कि पोरीफेरा जो शब्द है वो ये 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। कितने शब्दों से मिलकर? 2 शब्दों से। एक तो पोरोस और दूसरा जो है फियर। पोरोस का मतलब होता है पोर और फियर का मतलब होता है टू बियर। पोर का मतलब होता है छिद्र और इसका मतलब होता है धारण करना। अर्थात छिद्रधारी जो जीव होते हैं उनको क्या कहा जाता है? अर्थात छिद्रधारी प्राणी, छिद्रधारी प्राणी क्या कहलाते हैं? पोरीफेरा कहलाते हैं। छिद्रधारी प्राणी क्या कहलाते हैं? पोरीफेरा कहलाते हैं। छिद्रधारी प्राणी क्या कहलाते हैं? पोरीफेरा जो है वो कहलाते हैं। इसके बाद में बात करें तो इसको पोर बियर भी लिख सकते हो, ठीक है। इस संघ के जो सदस्य होते हैं, कुछ इसमें इंपॉर्टेंट बातें हम कर लेते हैं पहले। इस संघ के जो सदस्य होते हैं उनके शरीर पर छोटे छोटे जो हैं छिद्र होते हैं। शरीर पे क्या होते हैं? छोटे छोटे छिद्र होते हैं। और छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें ओस्ट्रिया कहा जाता है। जिन्हें क्या बोला जाता है? ओस्ट्रिया बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ओस्ट्रिया बोला जाता है, ठीक है। और शरीर पर छिद्र होने के कारण ही इन्हें पोरीफेरा नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? पोरीफेरा जो नाम है वो दिया गया है। छिद्र होने के कारण इनको क्या नाम दिया गया है? पोरीफेरा नाम जो है वो दिया गया है। और इन्हीं छिद्रों के माध्यम से मैं आपको बता देता हूँ, जल जो है वो अंदर जाता है और एयर जो है वायु है वो प्रवेश करती है, और जो भोजन है वो भी इन छिद्रों के माध्यम से ही प्रवेश करता है। समझ गए मेरी बात? ठीक है। इस संघ के सदस्यों को अगर हम बात करें तो स्पंज भी कहा जाता है। इस संघ के सदस्यों को क्या कहा जाता है? स्पंज भी कहा जाता है। स्पंज भी कहा जाता है। स्पंज इनको जो है वैज्ञानिक था अरस्तु, उसने नाम दिया था। किसने नाम दिया था? अरस्तु ने इनको स्पंज कहा था। तथा एक वैज्ञानिक और था रॉबर्ट ग्रांट। कौन सा वैज्ञानिक था? रॉबर्ट ग्रांट। रॉबर्ट ग्रांट ने इनके जंतु होने की पुष्टि की थी। किसकी पुष्टि की थी? जंतु होने की पुष्टि की थी। साथ में इनको पोरीफेरा फाइलम के अंदर रखा था। पोरीफेरा फाइलम के अंदर इनको रखा था। समझ गए बात? किसने? रॉबर्ट ग्रांट ने इनको जंतु होने की पुष्टि की और इनको पोरीफेरा फाइलम के अंदर रखा था। इसके बाद बात करते हैं तो स्पंज की लगभग, अगर हम बात करते हैं स्पंज की लगभग 10,000 प्रजातियां ज्ञात हैं। कितनी? 10,000 प्रजातियां जो हैं वो ज्ञात हैं। 10,000 प्रजातियां ज्ञात हैं, ठीक है। ये इसकी कुछ मुख्य बातें थी। अब हम बात करते हैं इसके मेन कैरेक्टर्स की, कि इसके मेन कैरेक्टर्स जो हैं वो क्या होते हैं, जो हम 15-20 की बात करने वाले हैं। उसके बाद में वर्गीकरण की बातें करेंगे, ठीक है ना। मुख्य लक्षण, मेन कैरेक्टर्स, ठीक है। मुख्य लक्षणों की बात करते हैं प्यारे बच्चों। तो देखिए इसके मुख्य लक्षण जो है वो कौन कौन से होते हैं। शुरुआत करते हैं 1 नंबर से। तो देखिए इनमें कोशिकीय संगठन पाया जाता है। क्या पाया जाता है?
सेलुलर कंपोजिशन जो है वो पाया जाता है, कंपोजिशन जो है वो पाया जाता है। कोशिकीय संगठन इनके अंदर पाया जाता है, अर्थात इनकी जो बॉडी है वो किसकी बनी होती है, केवल सेल्स की बनी हुई होती है। इसके अंदर टिश्यू अर्थात ऊतक, ऑर्गन्स, इनका क्या होता है, अभाव होता है। इनका क्या होता है, अभाव होता है। इनका क्या होता है, अभाव होता है। केवल कोशिकाओं से इनका शरीर जो है वो बना हुआ होता है। अगला बात करते हैं 2 नंबर। तो ये अधिकांश समुद्र में पाए जाते हैं। अधिकांश कहाँ पाए जाते हैं, समुद्र के अंदर जो है वो पाए जाते हैं। और जो चट्टानें हैं, रॉक्स, चट्टानों के चिपके रहते हैं। चट्टानों से क्या रहते हैं, चिपके रहते हैं। चट्टानों से क्या रहते हैं, चिपके हुए रहते हैं। इसके बाद बात करते हैं तो इनके शरीर की जो आकृति होती है वो फूलदान, किसके जैसी, फूलदान के समान, या बेलन नली जैसी, या गद्दी जैसी होती हैं। या कैसी होती है, गद्दी जैसी होती हैं। ऐसे आकार की इनकी जो आकृतियां हैं वो होती हैं। इसके बाद अगर हम बात करें अगला पॉइंट, तो इनमें अरीय सममिति पाई जाती है। या सममिति क्या होती है, एब्सेंट होती है। कौन सी सममिति पाई जाती, सममिति हमने अभी पढ़ी थी। कौन सी सममिति पाई जाती है, अरीय सममिति जो है वो पाई जाती है। इसके बाद में ये प्राणी जो होते हैं वो द्विस्तरीय होते हैं, अर्थात शरीर जो है वो 2 स्तरों में होता है, आंतरिक स्तर और बाह्य स्तर। ये प्राणी क्या होते हैं, द्विस्तरीय होते हैं। इनमें इनका जो शरीर होता है वो नाल तंत्र प्रणाली का होता है। कैसा होता है, नाल तंत्र प्रणाली का होता है। कैसा होता है, नाल तंत्र प्रणाली का होता है, जिसके द्वारा नालें स्पंज गुहा में खुलती हैं। नालें किस में खुलती हैं, स्पंज गुहा में खुलती हैं। किसमें खुलती हैं, स्पंज गुहा में खुलती हैं। और स्पंज गुहा लास्ट में जो लास्ट छिद्र होता है उसे ओस्कुलम बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ओस्कुलम बोला जाता है, जिसके द्वारा बाहर खुलती हैं। किसके द्वारा, ओस्कुलम द्वारा बाहर खुलती हैं। इसके बाद अगर हम बात करें आगे अगला पॉइंट, तो इनमें पोषण की क्रिया है वो अंतःकोशिकीय होती है, अर्थात कोशिका के अंदर होता है। पोषण की क्रिया जो है वो क्या होती है, अंतःकोशिकीय होती है, अंतःकोशिकीय होती है। ठीक है। और इसके अंदर जो श्वसन अंग है, श्वसन अंग एवं उत्सर्जी अंगों का अभाव होता है, एवं उत्सर्जी अंग जो है उनका अभाव होता है। छिद्रों के माध्यम से ही क्या किया जाता है, उत्सर्जन और श्वसन की क्रिया जो है वो की जाती है। ऑस्ट्रिया जो होते हैं, छिद्र होते हैं, उन्हीं के द्वारा क्या किया जाता है, श्वसन और उत्सर्जन की क्रिया जो है वो की जाती है। इसके बाद हम बात करें आगे, तो शरीर के स्तरों के मध्य कैल्शियम कार्बोनेट तथा सिलिकॉन, कैल्शियम कार्बोनेट तथा सिलिकॉन, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट या सिलिका होती हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो इनसे बनी हुई कंटिकाएँ पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं, कंटिकाएँ पाई जाती हैं। इसके अलावा स्पोंजिल तंतुओं का, कौन से तंतुओं का, स्पोंजिल तंतुओं का अंतःकंकाल बना हुआ होता है। क्या बना हुआ होता है, अंतःकंकाल जो है वो बना हुआ होता है। हम आगे बात भी करेंगे इसके वर्गीकरण की, तब हम कंकाल के आधार पर इसका वर्गीकरण जो है वो करेंगे। इसके बाद बात करते हैं अगला पॉइंट, वो है अगले पॉइंट की बात करते हैं। तो इनमें लैंगिक व अलैंगिक दोनों प्रकार का जनन पाया जाता है। सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दोनों प्रकार के जनन की क्रिया है वो इनके अंदर प्रेजेंट होती हैं। बात करते हैं हम लोग किसकी, सबसे पहले बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, अर्थात अलैंगिक जनन की बात करते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो इनके अंदर किस रूप में पाया जाता है, मुकुलन के रूप में, बडिंग बोलते हैं, मुकुलन के रूप में। इसके अलावा विखंडन, ठीक है ना, सेगमिनेशन बोल सकते हो, विखंडन के द्वारा, फ्यूजन अथवा जेम्यूल्स इसके द्वारा होता है, जेम्यूल्स द्वारा जो है वो होता है। अगर हम बात करें किसकी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं।
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर बात करते हैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम लोग बात करते हैं तो वो युग्मक जनन द्वारा होता है। गेमेटोजेनेसिस किसके द्वारा होता है? गेमेटोजेनेसिस अर्थात युग्मक जनन। आप 10वीं क्लास में पढ़ के आए थे, नर युग्मक और मादा युग्मकों के निर्माण की क्रिया को क्या कहा जाता है? युग्मक जनन कहा जाता है। ठीक है, इसके द्वारा ये होता है। इसके बाद अगर हम बात करें फर्टिलाइजेशन की, तो फर्टिलाइजेशन है वो इनके अंदर आंतरिक होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। कैसा फर्टिलाइजेशन होता है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है या आंतरिक निषेचन जो पाया जाता है। आंतरिक निषेचन का मतलब क्या है? जो निषेचन की क्रिया है वो शरीर के अंदर होती है। निषेचन नर युग्मक और मादा युग्मक हैं वो कहाँ मिलते हैं? शरीर के अंदर मिलते हैं। इसके बाद में बात करते हैं अगले पॉइंट की, तो इनके अधिकांश सदस्य जो होते हैं वो उभयलिंगी होते हैं। अधिकांश सदस्य क्या होते हैं? उभयलिंगी होते हैं, लेकिन निषेचन जो है वो पर निषेचन पाया जाता है। कौन सा निषेचन पाया जाता है? पर निषेचन जो है वो पाया जाता है। इसके बाद में अगला जो टॉपिक है वो है इनके अंदर परिवर्धन अप्रत्यक्ष प्रकार का होता है। डेवलपमेंट परिवर्धन जो है वो अप्रत्यक्ष कैसा होता है? अप्रत्यक्ष प्रकार का होता है, अप्रत्यक्ष प्रकार का होता है। ठीक है, इनमें समतत्तर जीवी लार्वा अवस्था होती है, उसे बोला जाता है एम्फीब्लास्टुला। लार्वा अवस्था को क्या बोला जाता है? एम्फीब्लास्टुला बोला जाता है, या इसको बोल सकते हो आप पेरेनेकाइमुला। पेरेनेकाइमुला भी इसको बोला जा सकता है। इसके बाद में लास्ट अगर हम बात करें तो उद्विकास की दृष्टि से इन्हें अंधीगली माना जाता है। उद्विकास की जो इवोल्यूशन होता है ना, उद्विकास की दृष्टि से अगर बात करें तो इन्हें अंधीगली माना जाता है। जो अंधीगली इनको माना जाता है, ब्लाइंड स्टेट इनको बोला जाता है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हमने क्या बात की है? पोरीफेरा किंगडम के मुख्य लक्षणों की बात की। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इसके अलावा 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, कम से कम 20 से लेकर 25 तक इनकी बात की। तो आपको 10 या 15 ये आपको कंप्लीट याद होने चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करें तो आगे का जो टॉपिक आता है वो आता है क्लासिफिकेशन ऑफ पोरीफेरा। किसकी बात करेंगे? क्लासिफिकेशन ऑफ पोरीफेरा की बात करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ पोरीफेरा। क्लासिफिकेशन ऑफ पोरीफेरा अर्थात अगर बात करें तो पोरीफेरा का वर्गीकरण। देखिए प्यारे बच्चों, पोरीफेरा के वर्गीकरण की बात करते हैं तो कंकाल के आधार पर इसे 3 वर्गों के अंदर बांटा गया है। किसके आधार पर? कंकाल के आधार पर। स्केलेटन जो होता है, कंकाल के आधार पर अगर हम बात करें तो पोरीफेरा को कितने भागों में बांटा गया है? 3 वर्गों के अंदर बांटा गया है। कितने वर्गों के अंदर बांटा गया है? 3 वर्गों के अंदर बांटा गया है। तीनों के एक बार नाम की बात कर लेते हैं। पहला जो है वो है केलकेरिया। पहला कौन सा है? केलकेरिया। दूसरे की बात करते हैं तो वो है हाइलोस्पोंजी, या 2 नाम है इसके, एक तो हेक्सोकिटनेलिडा, या इसको बोला जाता है हाइलोस्पोंजी। क्या बोला जाता है? हाइलोस्पोंजी। और प्यारे बच्चों 3 नंबर जो है वो है डेमोस्पोंजिया। किसके आधार पर इन्हें वर्गीकृत किया गया है? इनको वर्गीकृत जो किया गया कंकाल के आधार पर किया गया। किस आधार पर किया गया है? कंकाल के आधार पर किया गया है। सबसे पहले हम 1 नंबर की बात कर लेते हैं। 1 नंबर की बात जो है वो करते हैं। 1 नंबर कौन सा है? केलकेरिया। 1 नंबर कौन सा है? केलकेरिया। देखिए केलकेरिया की जब बात करते हैं
तो इस वर्ग के जंतुओं का जो कंकाल होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है। किसका बना हुआ होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है। इस वर्ग के जंतुओं का कंकाल जो है वो किसका बना हुआ होता है? कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 का बना हुआ होता है। तो ऐसे जंतुओं को कौन से वर्ग के अंदर रखा गया है? कैलकेरिया वर्ग के अंदर रखा गया है। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो देखिए साइकोन जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है साइकोन डायग्राम के अंदर, ठीक है। इसके बाद दूसरा बात करें ल्यूकोसोलेनिया, ठीक है। इसके अलावा ग्रेसिया आदि, ये हो गया कैलकेरिया। अब बात करते हैं 2 नंबर की। 2 नंबर क्या है? हेक्सोक्टिनेलिडा या इसको बोला जाता है हाइलोस्पॉन्जी। इसकी अगर बात करते हैं तो इस वर्ग के अंदर जिन जंतुओं को रखा गया है उनका जो कंकाल है वो बना हुआ किसका बना हुआ होता है? सिलिका का बना हुआ होता है। किसका बना हुआ होता है? सिलिका का बना हुआ होता है। कंकाल किसका बना हुआ होता है? सिलिका का बना होता है। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो हाइलोनिमा है, हाइलोनिमा है। इसके अलावा यूप्लेकटेला, इसे विनस की पुष्प मंजूषा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विनस की पुष्प मंजूषा भी इसको बोला जाता है। ये इसके उदाहरण हो गए। इसके बाद बात करते हैं लास्ट 3 नंबर, आज का लास्ट जो है उसकी बात करते हैं 3 नंबर की, वो है डेमोस्पांजिया। इसकी बात करते हैं तो इस वर्ग के जंतुओं में गंधयुक्त स्पांजिन प्रोटीन का कंकाल बना हुआ होता है। किसका बना हुआ होता है? गंधयुक्त स्पांजिन प्रोटीन का जो है वो कंकाल बना हुआ होता है। और अगर एग्जाम्पल की हम लोग बात करते हैं तो यूस्पांजिया जैसा कि आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है, इसे बाथ स्पंज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बाथ स्पंज भी इसको कहा जाता है। दूसरा अगर हम बात करें तो स्पॉन्जिला, इसका भी आपको डायग्राम दिखाई दे रहा होगा। स्पॉन्जिला, इसे स्वच्छ जलीय स्पंज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वच्छ जलीय स्पंज जो है वो कहा जाता है। स्वच्छ जलीय स्पंज जो है वो इनको बोला जाता है। इसके अलावा एक आप चेलाइना भी लिख सकते हो, जिसे मेरमेडस के दस्ताने कहा जाते हैं। मरे हुए व्यक्ति के दस्ताने हाथ जैसा होता है, उसका जैसा ये नज़र आता है, इसे मेरमेडस के दस्ताने भी इसको बोला जाता है। तो प्यारे बच्चों, हमने किसकी बात की? क्लासिफिकेशन ऑफ पोरीफेरा। किसकी बात की? क्लासिफिकेशन ऑफ पोरीफेरा की बात की, जिसमें हमने कैलकेरिया की बात की, हेक्सोक्टिनेलिडा या हाइलोस्पॉन्जी, और तीसरा था डेमोस्पांजिया। किसके आधार पे थे? कंकाल के आधार पर। कितने वर्गों के अंदर बांटा गया? 3 वर्गों के अंदर बांटा गया। पहला जो हमने बात की थी वो कौन सा था? कैलकेरिया। अर्थात ऐसे इस वर्ग के अंदर कौन से रखे? कैल्शियम कार्बोनेट से बने हुए। किससे बने हुए? कैल्शियम कार्बोनेट, अर्थात CaCO3। जैसे साइकोन, ल्यूकोसोलिनिया, ग्रेसिया हो गया। दूसरा आपका था हेक्सोक्टिनेलिडा या इसमें सिलिका का बना हुआ होता है, उदाहरण हमने बात कर ली थी। तीसरा जो था वो कौन सा है? डेमोस्पोंजिया, जिसमें गंधयुक्त स्पांजिन प्रोटीन का ये बना हुआ होता है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हमने ये कंप्लीट बात जो है वो कर ली है पोरीफेरा की। अगला जो रहेगा हमारा सिलेंटेटा, उसकी बात हम कल करेंगे।